नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी पर बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, एक टॉपिक और रह गया था, वो पर्सनालिटी से ही रिलेटेड है, जिसे हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये जो टॉपिक बचा हुआ है, इस टॉपिक को भी हम कंप्लीट कर ही लेंगे। अभी पर्सनालिटी कवर हो गया था, हालांकि उसे ज़्यादातर सिगमंड फ्राइड के साथ कराया जाता है कि जो सिगमंड फ्राइड है उसके साथ उसे कर सकते हैं। और वो वाला जो टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म, या तो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के साथ करते हैं या फिर हम उसे एडजस्टमेंट, जो टॉपिक है हमारा समायोजन, उसके साथ करते हैं। अगर वो अभी नहीं हो पाया हमारा, तो हम उसे एडजस्टमेंट के साथ यानी कि समायोजन के साथ कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि जो टॉपिक है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म यानी रक्षा युक्तियाँ, वो रह गया है, वो रहा नहीं है, करना है, बस उसको हम बाद में करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा, 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन में से आप बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है। व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की भूमिका है। द रोल ऑफ इनहेरिटेंस इन पर्सनालिटी इज, आपका व्यक्तित्व किस तरह का है, इसमें आपके वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है, यानी कि आपकी जो हेरिडिटी है उसकी क्या भूमिका है। नाम मात्र की भूमिका है, गलत बात है ये तो। आकर्षक, ऐसी कोई भूमिका होती नहीं। पूर्वानुमेय यानी कि प्रेडिकेबल है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। कैसी भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। आपके वंशानुक्रम से आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और अगर हम वातावरण की बात करें, वातावरण से पर्सनालिटी इफेक्ट होगी या नहीं, तो वातावरण से भी पर्सनालिटी पर यानी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा। तो व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से वृद्धि और विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही प्रभाव डालते हैं, उसी प्रकार व्यक्तित्व पर भी वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों ही प्रभाव डालते हैं। ठीक, आधा आधा डालेंगे, कम ज्यादा डालेंगे ये नहीं कह सकते, बट डालते दोनों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है। स्वस्थ भावात्मक विकास में कौन सा कारक है जो सहायक नहीं होगा। बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना, ये तो सहायता प्रदान करेगा। परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन, ये बिल्कुल सहायता प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि उसकी फीलिंग्स को सप्रेस्ड किया जा रहा है ना। विद्यालय में उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, हाँ, इससे तो उसका विकास अच्छा ही होगा। शिक्षक द्वारा व्यवहार के सही उदाहरण प्रस्तुत करना, यह भी बिल्कुल सही है। हमसे पूछा गया था नोट कि भावात्मक विकास में कौन सा सहायक नहीं करेगा, सहायक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सहायता नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर संवेगों का दमन किया जा रहा है। हमें संवेगों का दमन नहीं करना है। ठीक है, अगर बच्चा ज्यादा ही सांवेगिक बच्चा है, ज्यादा ही संवेगशील है, जिसे हम बोलते हैं सेंसिटिव है, बच्चा ज्यादा ही सेंसिटिव है, तो हम उसे इस काबिल बनाएंगे कि वह अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखे, ना कि उन्हें हम सप्रेस कर देंगे, बिल्कुल दबा ही देंगे कि वो फिर रोना ही भूल जाए, हंसना भूल जाए, खेलना भूल जाए। इस तरह का माहौल नहीं बनाना, हमें उसे कंट्रोल करना सिखाना है कि कब तुम्हें गुस्सा करना है, तुम्हें अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करके रखना है, कहाँ पर किस तरह के इमोशंस को आपको देना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्यक्तिगत अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया था। इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन की बात हो रही है कि इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन किसने दिया था। सेल्डन ने तो पर्सनालिटी के 3 प्रकार बताए थे, ये नहीं होगा। केसमर ने 4 प्रकार बताए थे। अल्पोर्ट का तो फिर वो अलग है, सील गुण वाला, इन्होंने 3 तरह की चीजें बताई थी, तो अल्पोर्ट पे नहीं होगा। क्या होगा, युंग इसका राइट आंसर होगा। युंग ने क्या दिया था, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता। युंग ने बताया था 2 टाइप के व्यक्ति होते हैं, एक तो इंट्रोवर्ट होते हैं और एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट जो मिलनसार, सॉरी, एक्सट्रोवर्ट जो मिलनसार होते हैं, जो उन्हें फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, सामाजिक व्यक्ति होते हैं। इंट्रोवर्ट खुद में ही डूबे हुए रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, ज्यादा सामाजिक नहीं होते, सोशली नहीं होते ज्यादा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया। अब शेल्डन ने अपने टाइप में व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। उन 3 प्रकार में उनको उन्होंने किस आधार पर वर्गीकृत करा। शील गुण के आधार पर नहीं करा है, त्वचा व बालों के रंग के आधार पर भी नहीं करा, सामाजिकता के आधार पर भी नहीं करा। किस आधार पर करा है, शारीरिक संरचना के आधार पर उन्होंने करा है कि आयताकृति, लंबाकृति, गोलाकृति, कुछ इस तरह से 3 प्रकार उन्होंने बताए हैं व्यक्तित्व के। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, जिसे हम एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक एंड मीजोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक जो होते हैं दुबले पतले लोग, मीजोमॉर्फिक जो मीडियम होते हैं, मतलब कि जो फिट रहते हैं एकदम, जिन्हें हम सुडोल का भी बोल सकते हैं, और एक एंडोमॉर्फिक होते हैं। एंडोमॉर्फिक मतलब गोलाकृति होते हैं, मतलब मोटे ताजे व्यक्ति जो होते हैं। इस तरह से 3 प्रकार के इन्होंने वर्गीकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अत्यधिक वाचाल जो ज्यादा बोलता हो, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति
के व्यक्तित्व को जुंग ने क्या नाम दिया? जुंग युंग एक ही बात समझना। जो ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा प्रसन्न रहता है, वह कैसा व्यक्ति है? जो सामाजिक प्रवृत्ति वाला है। भाई सामाजिक प्रवृत्ति वाला है यानी कि वो तो आपका कैसा व्यक्ति होगा? बहिर्मुखी व्यक्ति होगा, यानी एक्सट्रोवर्ट पर्सन होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। मनस्तापिता यानी कि साइकोटोसिस में इसकी बात किसने करी है? इसकी बात करी है आइजेंक ने, याद रखिए। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं? द कैरेक्टर ऑफ एन इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी। इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी क्या क्या विशेषता होंगी? अंतर्मुखी मतलब जिसका मुख अंदर की ओर धसा हुआ है, ऐसा तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। इनमें नेतृत्व का गुण पाया जाता है, ये तो बहिर्मुखी व्यक्ति की पर्सनालिटी है, क्योंकि जो एक्सट्रोवर्ट होता है उसी में तो लीडरशिप की क्वालिटी होगी ना, क्योंकि वो सामाजिक बहुत जल्दी हो जाता है, दोस्त जल्दी बना लेता है। इनके मुख्य बनावट आने से भिन्न होगी, ये भी गलत है। इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं, ये बात ठीक है कि जो सोशल क्वालिटीज है वो इनमें कम होती है। तो राइट आंसर कौन से हुआ? ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्यक्तित्व के व्यक्तिगत मनोविज्ञान किसके द्वारा दिया गया है? यानी कि इसे हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल एडलर। एडलर ने व्यक्तिगत मनोविज्ञान दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार तंत्रिका संबंधी विकास किसके कारण होता है? अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट इज ड्यू टू। न्यूरोलॉजिकल अच्छा ये विकास नहीं है, यहाँ पर ये एरर है, विकास नहीं, ये विकार है। यहाँ पर भी डेवलपमेंट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर किसके कारण होता है? इच्छाओं के दमन करने से बिल्कुल होगा। काम इच्छा की निष्क्रियता, और किसी एक जब बच्चा हो सकता है निष्क्रिय हो, उसमें इस तरह की इच्छा ना हो, तो इसे हम ये नहीं बोल सकते कि उसमें तंत्रिका संबंधी विकार होगा। अचेतन मन की भूमिका तो पॉजिटिवली भी होती है, नेगेटिवली भी होती है, दोनों तरह से होती है। राइट आंसर इच्छाओं का दमन होगा। जब व्यक्ति की इच्छाओं को दमन कर दिया जाता है तब उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। व्यक्ति जो करना चाहता है, जो उसकी इच्छाएं वो उसकी पूरी नहीं की जाती, तो उसके माइंड में जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जनरेट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रोडसर स्याही धब्बा परीक्षण में होते हैं, क्या होते हैं? कल इसको डिस्कस करा था। रोडसर स्याही धब्बे परीक्षण में टोटल कितने कार्ड होते हैं? टोटल 10 कार्ड होते हैं। इन 10 में से जो 5 होंगे ये तो हमारे रहेंगे ब्लैक एंड व्हाइट, और जो बाकी के 5 रहेंगे वो रहेंगे कलरफुल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि 5 ब्लैक एंड व्हाइट एंड 5 कलर कार्ड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध किससे है? अतृप्त असामाजिक इच्छाएं मतलब कि एंटी सोशल डिजायर्ड, क्या बोलेंगे हम? एंटी सोशल डिजायर्ड, जो आपके पूरे नहीं हो पाते, वे कहां पर होते हैं आपके? देखो 3 तरह के जो आपका अचेतन मन है, अचेतन मन के भी 3 भाग बताए गए हैं, एक इड, एक ईगो और तीसरा सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो किसके पार्ट होते हैं? तीनों ही अचेतन मन के पार्ट होते हैं, जिनमें आपकी इच्छाएं होती हैं। ठीक, लेकिन जो दमित इच्छाएं होती हैं ये बोल सकते हैं हम, लेकिन इसमें से जो एंटी सोशल डिजायर्ड हैं, असामाजिक इच्छाएं, वो किस में होंगी? वो आपकी इड में होंगी। ठीक है, जो समाज के हिसाब से तो गलत है, लेकिन फिर भी आप उन्हें पूरा करना चाह रहे हो, तो वो कहां से जनरेट होती है? हमारे इड से जनरेट होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? देखो आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो, ठीक है, प्रश्न पूछ रहे हो, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट ही उससे कांटेक्ट कर रहे हो। हमने जो पढ़ा था वो 2 तरह की, हमने ये पढ़ा था कि एक प्रोजेक्टिव मेथड थी और एक नॉन प्रोजेक्टिव, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ रिपोर्टेड टेस्ट। एक सेल्फ रिपोर्टेड टेस्ट पढ़ा था और एक हमने प्रोजेक्टिव टेस्ट पढ़ा था। प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है? डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, इनडायरेक्टली पूछा जाता है। उसे या तो कुछ चित्र दिखाया जाएगा, कुछ साइन दिखाया जाएगा, उस पर व्यक्ति अपनी क्या प्रतिक्रिया करता है उसके हिसाब से पर्सनालिटी का परीक्षण किया जाता है। एंड सेल्फ रिपोर्टेड टेस्ट में उसके सामने व्यक्ति या तो व्यक्ति से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, या फिर उसके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे जाते हैं, उसमें व्यक्ति यस नो टिक करता है और अपना उसके आधार पर फिर हम उसका परीक्षण करते हैं। तो प्रश्नावली क्या है? एक तरह से हमारा अप्रक्षेपी है। यहाँ पर किसी तरह से आप प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो चीज़ों को, कि कुछ सामने वाला बोल कुछ और रहा है और उसको एनालिसिस करके आप पर्सनालिटी निकाल रहे हो। यहाँ पर चीज़ें डायरेक्ट होती हैं।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, नॉन प्रोजेक्टिव है यानी कि अप्रक्षेपी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, ये क्वेश्चन रीट में आया हुआ है और बहुत प्रॉब्लम करता है क्योंकि इसका आंसर कभी कुछ माना गया कभी कुछ माना गया। हालांकि इसका आंसर सिंपल सा है कि एक संतुलित व्यक्तित्व कौन होगा, बैलेंस्ड पर्सनालिटी वाला कौन होगा, इदम व परा अहम के बीच संतुलित स्थापित किया जाता है, ये आंसर माना गया था इसका एक बार। इदम व अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इड एंड ईगो के बीच तो आप कभी संतुलन स्थापित करते नहीं हो। और ये बोल रहा है कि आप इड एंड सुपर ईगो के बीच संतुलित स्थापित कर रहे, तो ये कुछ हद तक हो सकता है। अहम व परा अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ईगो एंड सुपर ईगो के बीच में संतुलन स्थापित करने का कोई सेंस है नहीं। अब हमें मजबूत अहम बनाया जाए। मजबूत अहम मतलब कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो बना रहे हो, आपका ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या, ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि आप एकदम से एंटी सोशल भी नहीं हो और आप एकदम संत व्यक्ति भी नहीं हो। आप एंटी सोशल भी नहीं हो और आप बिल्कुल संत आदमी भी नहीं हो, यानी ऋषि मुनियों की तरह अपने आप को जो देवताओं की तरह भी नहीं हो। तो ये जो पर्सनालिटी है ना, जिसमें आपका ईगो इतना बेहतरीन है कि आप तो ना तो एंटी सोशल हो और ना ही आप संत व्यक्ति हो, आप बीच में हो, बैलेंस हो, तो ये होता है संतुलित व्यक्तित्व यानी कि बैलेंस पर्सनालिटी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। याद रखिएगा हमेशा ऑप्शन नंबर 4 की तरफ ही जाना अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके रिपीट होता है तो। क्वेश्चन नंबर 13 है, TAT किसके द्वारा बनाया गया, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट डेवलप किया गया था मॉर्गन एंड मोर्रे। कितने कार्ड होते हैं, 30 कार्ड होते हैं जिसमें चित्र होते हैं और एक कार्ड इसमें ब्लैंक होता है, तो 30+1 कार्ड होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट मतलब जिसमें प्रोजेक्ट करके देखा जाता है, व्यक्ति के सामने चित्र प्रस्तुत किया जाएगा, वो उस पर कहानी बताएगा, उसके आधार पर आप उसके अचेतन मन को समझने की कोशिश करोगे। 16PF कैटल ने करा था, सेल्फ रिपोर्टेड टेस्ट है। MMPI सेल्फ रिपोर्टेड टेस्ट है। JMPI जो MMPI है उसी का इंडियन वर्जन है, तो जो जोशी एंड मलिक ने डेवलप करा था, तो ये भी आपका सेल्फ रिपोर्टेड है। TAT ये है आपका एक प्रक्षेपी परीक्षण जिसमें कितने 30+1 कार्ड होते हैं, एक बार में ज़्यादातर 20 यूज किए जाते हैं, 20 से कम कार्ड भी यूज कर सकते हैं, बट रखा गया है कि एक बार में आप 20 कार्ड यूज करोगे, इससे आप पर्सनालिटी को पता करने की कोशिश करोगे। और 20 जो कार्ड यूज किए जाते हैं उसमें से 19 चित्र वाले होते हैं और एक ब्लैंक होता है, तो जनरली 19+1 यूज किए जाते हैं और TAT में टोटल 30+1 कार्ड होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, TAT जो है वो एक प्रक्षेपी परीक्षण है। बाल अंतर्बोध परीक्षण, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट जिसे हम बोलते हैं CAT, किसने डेवलप करा था, इसको डेवलप करा था लियोपोल्ड बेकल ने। किसने, लियोपोल्ड बेकल ने डेवलप करा था। ठीक है, ये भी CAT की तरह है, सॉरी TAT की ही तरह है, बट ये बच्चों के लिए है। इसमें किसके चित्र दर्शाए जाते हैं, इसमें मनुष्यों के स्थान पर एनिमल्स के चित्र यूज किए जाते हैं। मनुष्य के स्थान पर किसके, एनिमल यानी कि जानवरों के चित्र यूज किए जाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यक्तित्व का टाइप A प्रस्तावित किया। देखिए जो पर्सनालिटी है उसमें टाइप A, टाइप B, टाइप A, टाइप B इस तरह की पर्सनालिटी किसने दी थी, ये दी थी फ्रीडमैन व रोसेनमैन ने। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। बाद में इसमें टाइप C, टाइप D भी जोड़ा गया। टाइप C मॉरिसन ने जोड़ा था, टाइप D डोनाल्ड शायद ऐसे कुछ नाम है उन्होंने ऐड करा था। इसके बाद भी और भी टाइप इसमें जोड़ेगा जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ABCD तक ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने पर्सनालिटी की थ्योरी में समझ ही रखा है। तो फ्रीडमैन एंड रोसेनमैन ने टाइप A, टाइप B पर्सनालिटी को बताया। ठीक, टाइप A वाले व्यक्ति अत्यधिक उत्साही होते हैं, जल्दी मचाने वाले होते हैं, और टाइप B क्या होता है, टाइप A की अनुपस्थिति ही टाइप B है। ठीक है, यानी कि टाइप B वाले व्यक्ति धैर्यवान हो जाएंगे, ज्यादा उत्साही नहीं रहेंगे। क्लियर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है, व्हाट इज स्टडीड बाय द प्रोजेक्शन मेथड। प्रक्षेपण विधि का अध्ययन किस लिए किया जाता है,
देखो जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि मनोविश्लेषण सिद्धांत ये बोलता है कि हमारा व्यक्तित्व जो है वो अचेतन मन द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, व्यक्तित्व का निर्धारण कौन कर रहा है? हमारा अचेतन मन, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। और अगर हम अनकॉन्शियस माइंड को ही समझ जाएं तो हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ जाएंगे। तो जो प्रक्षेपण विधि थी, जो प्रोजेक्शन मेथड थे, वो क्या क्या मेजर करते थे, क्या किसकी स्टडी करते थे? वो हमारे अचेतन मन को जानने की कोशिश करते थे, यार इस व्यक्ति का अनकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। तो जो प्रोजेक्शन मेथड थी वो अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी करती थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है, सामूहिक अचेतन। हाँ, जो शायद मैंने सामूहिक उसे क्या बोल दिया था, सामूहिक व्यक्तित्व तो बोल दिया था उस क्वेश्चन में। सामूहिक अचेतन है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया है? सामूहिक अचेतन का प्रत्यय दिया है युंग ने। ठीक, इन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करी है युंग ने। फ्रायड ने साइकोएनालिटिकल थ्योरी दी है। एडलर ने इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात करी है। हार्नी ने जेंडर डिस्क्रिमिनेंट की बात करी है, मतलब कि जेंडर की में विविधता नहीं होनी चाहिए, सेम लेके ही चलना चाहिए। क्योंकि जो देखो हार्नी जो थी वो फ्रायड के साथ ही काम करती थी, उनके आप बोल सकते हो ये उनके फॉलोअर्स ही थे, एडलर, युंग, हार्नी, एरिक फ्रॉम, ये हो गए। बट हुआ क्या था कि जब फ्रायड की थ्योरी आई तो उन्होंने उसमें कुछ कमियां देखी। उन कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने अपने अपने सिद्धांत बनाए कि फ्रायड की थ्योरी में ये चीजें और ऐड होना चाहिए था। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। इसी पे हार्नी ने बोला कि फ्रायड ने ओनली मेल जो सेम क्या बोलते हैं उनको, सैंपल, मेल सैंपल का यूज करा था, फीमेल्स का कुछ ज्यादा इन्होंने उसमें यूज नहीं करा। तो हार्नी ने बोला कि ये जेंडर वाइज थ्योरी है, ओनली मेल सैंपल्स का यूज करके बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले किसने करा था? हिप्पोक्रेटस ने करा था व्यक्तित्व का। इन्होंने कितने प्रकार बताए थे? इन्होंने 4 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से? फ्लेगमेटिक एंड कॉलेरिक, फ्लेगमेटिक, कॉलेरिक, सैंग्विन, और एक होता है आपका मेलेंकोलिक। फ्लेगमेटिक, कॉलेरिक, सैंग्विन एंड मेलेंकोलिक, इस तरह से 4 प्रकार बताए थे। इनके हिंदी नाम भी है कफ, पीता, पित्त, वाता, पित्त, नहीं, कफ, पीता, पित्त, काला पित्त, रक्त। कफ, पीता, पित्त, काला पित्त, रक्त। लेकिन हिंदी में याद मत करना, इंग्लिश में याद करो, वही सही रहेगा। तो हिप्पोक्रेटस ने 4 प्रकार से वर्गीकृत किया था। इन्होंने करा था जो व्यक्ति के अंदर फ्लूइड होते हैं उसके आधार पर, जैसे कि शेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर करा। इसी तरह से हिप्पोक्रेटस ने व्यक्ति के अंदर जो फ्लूइड होते हैं, जीव द्रव्य होते हैं, उसके आधार पर, जैविक द्रव्य जो होता है उसके आधार पर वर्गीकरण करा। केटल का हमें पता ही, इन्होंने 16 पीए फैक्टर दिए थे। आइजेंक आइजेंक ने आपका जो बताया है वो इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन बताया इन्होंने। तंत्रिका पतिता यानी कि जैसे हम न्यूरोटिसिज्म बोलते हैं उसके बारे में बात की। इन्होंने मन स्थापिता साइकोटिसिज्म के बारे में बताया। ठीक है, डिटेल के लिए आप एक बार वो देख लेना, वीडियो प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो वहां से आपको और हेल्प मिलेगी। राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, सबसे पहले हिप्पोक्रेटिस ने करा था। मनोविश्लेषण में अध्ययन पर बल दिया, मनोविश्लेषण में किसके अध्ययन पर बल दिया गया? मनोविश्लेषण में अचेतन मन के अध्ययन पर बल दिया गया, अनकॉन्शियस माइंड, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड ही हमारी पर्सनालिटी को निर्धारित करता है। 21 है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार शेल्डन द्वारा प्रस्तावित नहीं है? एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक या फिर एस्थेटिक? जो एस्थेटिक है ये किसने दिया है? एस्थेटिक दिया है क्रेसमर ने। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ये क्रेसमर के द्वारा दिया गया। बाकी ये तीनों आपके शेल्डन ने दिए गए। ठीक, जो एक्टोमॉर्फिक है इसे हम बोलते हैं लंबाकृतिक। मीजोमॉर्फिक होता है हमारा आयताकृतिक। एंडोमॉर्फिक होता है हमारा गोलाकृतिक। ठीक है, एंडोमॉर्फिक आप अंडे से याद रखोगे, अंडा गोल होता है तो एंडोमॉर्फिक वाले गोल गोल व्यक्ति होते हैं। एंड मीजोमॉर्फिक को आप, मीजो मतलब कि मीडियम से याद रख सकते हो कि इस तरह के व्यक्ति मीडियम होते हैं। मीडियम मतलब कि ना तो ज़्यादा मोटे होंगे ना ही ज़्यादा दुबले पतले होंगे, मीन्स ये बैलेंस्ड होंगे एथलेटिक्स की तरह। लंबा एंड एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक बिल्कुल एकदम पतले दुबले पतले होंगे। अब ये दोनों याद हो जाएंगे तो एक्टो वाला याद हो ही जाएगा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ये क्रेसमर का था, बाकी ऊपर के तीनों शेल्डन के थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 है, आइजेंक द्वारा प्रस्तावित व्यक्तित्व के प्रकार हैं। आइजेंक ने 3 तरह के व्यक्तित्व बताए।
एक तो तंत्र का पिता यानी कि न्यूरो फादर नहीं है, ये न्यूरोटिसिज्म है ये। बहिर्मुखता यही बताया उन्होंने, एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन। मन स्थापिता यानी कि साइकोटिसिज्म में भी बताया। तो ये तीनों ही प्रकार आइजेंक द्वारा बताए गए। तो राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। अब यहाँ पर एक डाउट कई बार आ जाता है कि इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन वाली बात है वो युंग ने करी है या फिर आइजेंक ने करी है। तो युंग और आइजेंक दोनों ने ही एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन दिया है, ठीक है, अपनी अपनी थ्योरी में, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आएगा, दोनों में से एक ही नाम आता है, दोनों साथ में नहीं आया आज तक। रीट में प्रीवियस ईयर ही शायद रीट में आया था 2018 वाले में। तो उसमें कई लोगों ने इस क्वेश्चन को ही गलत बता दिया कि क्वेश्चन गलत है, इसका ऑप्शन में जुंग नहीं था, इसलिए कि जुंग ऑप्शन में होना चाहिए था, बट आइजेंक ऑप्शन में था, हमें आइजेंक की तरफ जाना था, ठीक है। और एमपी टेट में भी ये क्वेश्चन इसी तरह से रिपीट हुआ था। हमारा व्यक्तित्व मुख्य रूप से किससे प्रभावित है या किससे निर्धारित होता है। तो हमारा व्यक्तित्व मुख्य रूप से अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इड ईगो सुपर ईगो आर द पार्ट ऑफ इद अहम परा अहम किस मन के भाग हैं। तो इड अहम एंड परा अहम किस मन के भाग होते हैं, हमारे अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड के भाग होते हैं। तो ध्यान रखो जरा, हिंदी में यहाँ पर रहेगा सेकंड और इंग्लिश में रहेगा हमारा थर्ड। ओके। 25 है, ओडिपस एंड इलेक्ट्रा डेवलप। ओडिपस एंड इलेक्ट्रा जो है वो कब डेवलप होती है, ओरल स्टेज में, मुखावस्था, एनल स्टेज यानी कि गुदा अवस्था, पैलिक स्टेज लिंग लिंग प्रधान अवस्था, या फिर लेटेंट स्टेज यानी कि अव्यक्त अव्यक्त अवस्था। जो ओडिपस एंड इलेक्ट्रा है ये डेवलप होती है बच्चे के अंदर पैलिक स्टेज में, जो कि होती है लगभग 3 to 6। ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें ओडिपस एंड इलेक्ट्रा डेवलप होता है। इलेक्ट्रा में जो गर्ल्स होती हैं वो अपने फादर्स के प्रति ज़्यादा समर्पित होती हैं या उनसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। जो बॉयज होते हैं वो अपनी मदर से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ड्यू टू अनसक्सेसफुल डेवलपमेंट एट एनी वन स्टेज द चाइल्ड बिकम स्टेबल एट द स्टेज नॉन एज। देखिए किसी अवस्था में बालक का असफल विकास होता है, यानी सही से विकास नहीं हो पाता, उस कारण बच्चा उसी अवस्था पर रुका रह जाता है, इसे हम क्या बोलेंगे, लिबिडो बोलेंगे। लिबिडो तो वो है एक सेक्सुअल डिजायर है जिसे लिबिडो बोला गया। डिफेंस मैकेनिज्म तो अलग बात है, नन ऑफ द एबव तो होगा नहीं। तो राइट आंसर इसका फिक्सेशन है, इसे हम बोलते हैं स्थितिकरण, ठीक है। जैसे कि अंगूठा जो चूसने वाला है ये होता है बच्चे में जन्म से 1.5 वर्ष तक, लेकिन वो 7 साल 8 साल 6 साल का हो गया फिर भी अंगूठा चूस रहा है, इसका मतलब वो उस एज पर फिक्स हो गया है, ठीक है। 27 है, इनमें से कौन पश्च फ्राइडवादी है। अल्फ्रेड एल्डर भी हैं, कार्ल युंग भी हैं, एरिक फ्रॉम भी हैं, कैरेन हार्नी भी हैं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चारों ही इसके राइट आंसर है, तो यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन होना चाहिए था ये वाला। अच्छा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव भी लिखा है, ठीक है। 28 है, हु टॉक अबाउट द आइडेंटिटी क्राइसिस इन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में किसने बात करी। तो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, इसके बारे में बात करते हैं एरिक एरिक्सन। इनकी थ्योरी रह गई है, इनकी थ्योरी को अभी हमें डिटेल में पढ़ना बाकी है। तो एरिक एरिक्सन ने बात करी है आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में। 29 क्वेश्चन है, हु गैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इमेज एंड आइडल इमेज। सेल्फ इमेज और आइडल इमेज, आइडल सेल्फ की अवधारणा किसने दी। सेल्फ इमेज मतलब जिसे हम बोलते हैं स्व चित्रण, और इसे हम बोलते हैं आदर्श स्व, जो ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो ये दिया है हमारा कार्ल रोजर्स के द्वारा, ठीक है। कार्ल रोजर्स ने कुछ इस तरह का डायग्राम भी बताया है। ये वाला हमारा सेल्फ इमेज, और ये वाला है आइडल सेल्फ, ठीक है। अगर ये कम ओवरलैप है यानी कि ये है हमारा इनकॉन्ग्रुएंट पर्सनालिटी, यानी कि असमरूप पर्सनालिटी, और ज्यादा ओवरलैप है मतलब ये है हमारा
कॉन्ग्रुएंट पर्सनालिटी यानी कि समरूप पर्सनालिटी, जिसमें सेल्फ इमेज एंड आइडल सेल्फ एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलैप करते हैं। क्लियर हुई बात। सेल्फ इमेज क्या होता है? सेल्फ इमेज वो होता है कि आप कैसे हो, आप अपने आप को कैसा देखते हो कि यार मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। और आइडल सेल्फ मतलब मुझे इस जैसा बनना है। जैसे आप हो और वैसे ही आप बनना चाहते हो तो आपकी एक समरूप पर्सनालिटी होती है, कॉन्ग्रुएंट पर्सनालिटी होती है। लेकिन आप हो कुछ और बनना कुछ और चाहते हो तो फिर वो आपकी इनकॉन्ग्रुएंट पर्सनालिटी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल किसने दिया था? पंचकारक मॉडल जिसे बिग फाइव पर्सनालिटी बोल दिया जाता है। बिग फाइव पर्सनालिटी फैक्टर। बिग फाइव पर्सनालिटी फैक्टर किसने दिया है? ये दिया है पॉल कोस्टा। इनके साथ एक व्यक्ति और थे, पॉल कोस्टा एक व्यक्ति और हैं, उन दोनों ने मिलकर ये डेवलप करा। इन्होंने ये सारे ही पर्सनालिटी के थ्योरीज वगैरह पढ़ने के बाद इन्होंने 5 पर्सनालिटी के फैक्टर बता दिए कि ये 5 फैक्टर हैं, बस व्यक्ति इन 5 तरीके के होते हैं। और आधुनिक टाइम पे उसी को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, इस वाली थ्योरी को, पंचकारक मॉडल, 5 फैक्टर मॉडल या फिर बिग फाइव पर्सनालिटी मॉडल को। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। 30 आउट ऑफ आपके कितने सही हुए ये आप बता सकते हैं अपनी कमेंट्स में। एंड किसी क्वेश्चन में डाउट रहे तो उसके लिए आप कमेंट कर ही सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए कीजिएगा कमेंट। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।